नमस्कार। राजकीय कन्या महाविद्यालय खेरवाड़ा के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज जो टॉपिक अपने डिस्कस करने जा रहे हैं वो हिंदी साहित्य बीए सेकेंड ईयर प्रश्न पत्र प्रथम रीतिकालीन काव्य धाराएं, प्रकार, विशेषताएं और प्रवृत्तियों से संबंधित है। पहले वीडियो में रीतिकाल का सामान्य परिचय प्राप्त कर लेने के बाद आज हम रीतिकालीन काव्य धारा, रीतिबद्ध काव्य धारा की विशेषता का अध्ययन करेंगे। रीतिकालीन काव्य धाराएं उनको मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया। ये जो पहला वीडियो उसमें डिस्कस कर चुके हैं। पहली काव्य धारा है रीतिबद्ध और दूसरी काव्य धारा है रीति सिद्ध, तीसरी काव्य धारा है रीति मुक्त और कहीं कहीं एक चौथी काव्य धारा है रीति इतर काव्य, रीति इतर। तो हम एक एक करके इन सभी काव्य धाराओं की विशेषताओं, अभिव्यंजना पक्ष, कला पक्ष का वर्णन करेंगे। सबसे पहले रीतिबद्ध काव्य धारा के जो प्रमुख कवि है उनकी रचनाओं का विवरण इस प्रकार है। केशवदास। रीतिबद्ध काव्य धारा के प्रमुख आचार्य कवियों में केशवदास जी का नाम सर्वप्रथम आता है। ये संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे और इनकी जो प्रमाणिक रचनाएं हैं वो इस प्रकार है। रसिक प्रिया, कवि प्रिया, नक्षिक, छंदमाला, रामचंद्रिका, वीर सिंह देवचरित, विज्ञान गीता और जहांगीर जस चंद्रिका। रसिक प्रिय है वो रस और नायक नायिका भेद के निरूपण से संबंधित ग्रंथ है और जो इनका कवि प्रिय ग्रंथ है उसमें अलंकार निरूपण किया गया है। और रामचंद्रिका इनका एक वाल्मीकि कृत रामायण को आधार बनाकर एक प्रबंधात्मक रचना के रूप में प्रमुख ग्रंथ माना जा सकता है। इसी प्रकार रीतिबद्ध के दूसरे जो सर्वप्रमुख कवि है वो है चिंतामणि त्रिपाठी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आचार्य चिंतामणि त्रिपाठी से ही रीतिकाल की शुरुआत मानी है। इनके प्रमुख ग्रंथ है काव्य विवेक, कवि कुल कल्पत्रु, काव्य प्रकाश, रसमंजरी और पिंगल। इसी प्रकार मतीराम। मतीराम की प्रमुख रचनाएं हैं ललित ललाम, रसराज, फूल मंजरी, छंदसार, मतीराम सतसई और इन्होंने अपने जो सर्वप्रमुख ग्रंथ है रसराज में नायिका भेद का विस्तार प्रस्तुत किया है। लेकिन इसमें कोई ऐसी मौलिकता नहीं है क्योंकि इनका जो ये ग्रंथ है ये भानुमति मिश्र के ग्रंथ रस मंजरी पर आधारित है और ललित ललाम है वो अलंकारों पर लिखा गया है। इसी कड़ी में भूषण, ये वीर रस के प्रसिद्ध कवि भूषण है जिनका जन्म संवत 1670 के आसपास हुआ था और शिवराज भूषण अलंकारों पर लिखा गया ग्रंथ है। इसी प्रकार भूषण उल्लास और दूषण उल्लास
अलंकार और दोषों पर लिखे गए ग्रंथ है, लेकिन ये अभी तक अप्राप्य है। इनका एकमात्र शिवराज भूषणी ऐसा ग्रंथ है जिसमें उन्होंने सभी अलंकारों के लक्षण और उदाहरणों का वर्णन किया है। और इसी कड़ी में अगले प्रमुख कवि है देव। इन्होंने लगभग 72 ग्रंथ लिखे, जिसमें प्रमुख ग्रंथों के नाम इस प्रकार है: भाविलास, अष्टयाम, भवानी विलास, देवचरितर, जाति विलास, प्रेम तरंग, प्रेम चंद्रिका, सुजान विनोद या रसानंद लहरी, सुजान विनोद या रसानंद लहरी, शब्द रसायन, इत्यादि प्रमुख ग्रंथ है। और इसी कड़ी में आगे आचार्य भिखारी दास, इनके 7 ग्रंथ उपलब्ध है, जिनमें प्रमुख है रस सारांश, काव्य निर्णय, श्रृंगार निर्णय, छंदारोहण, पिंगल, शब्द नाम प्रकाश, विष्णु पुराण भाषा और शतरंज शातिका। इनमें से काव्य निर्णय सबसे उत्कृष्ट है, जिसमें कवि ने विभिन्न काव्य के अंगों का विवेचन किया है, जिसके अंतर्गत काव्य दोष, काव्य गुण आदि का विशुद्ध रूप से वर्णन इस ग्रंथ में उपलब्ध होता है। वैसे रस सारांश में सभी रसों का विवेचन और श्रृंगार निर्णय में विशेष रूप से श्रृंगार रस और उसके अंगों का विवेचन प्राप्त होता है। कवि भिखारीदास का महत्व इसलिए भी अधिक हो जाता है क्योंकि उन्होंने रीतिकाल के जो अंतिम आचार्यों की श्रेणी है उनमें उनका एक विशिष्ट स्थान प्राप्त है। अब हम रीतिबद्ध प्रमुख कवियों का परिचय, कवियों और उनकी रचनाओं का परिचय प्राप्त करने के बाद रीतिबद्ध काव्य धारा की जो प्रमुख प्रवृत्ति हैं उनका अध्ययन करेंगे। रीतिबद्ध काव्य धारा की जो प्रमुख प्रवृत्ति है या विशेषता है या उसकी प्रमुख पहचान है, तो सबसे जो प्रमुख प्रवृत्ति है वह है लक्षण ग्रंथों की प्रचुरता। रीतिकालीन रीतिबद्ध काव्य धारा में कवियों ने रीति या संस्कृत शास्त्रों की देखा देखी काव्य का सृजन किया, अर्थात इन्होंने जो संस्कृत के प्राचीन ग्रंथ है जैसे कुल्यानंद जो कि प्रमुख एक अलंकार ग्रंथ है, उनका अनुकरण किए, ब्रज भाषा में उनका अनुवाद करके उनका अनुकरण किया है या उनका देखा देखी काव्य का सृजन किया है। तो जो संस्कृत का पूर्ण प्रभाव होने के कारण रीतिबद्ध कवियों का काव्य मौलिक नहीं है। मौलिक इसलिए नहीं है क्योंकि वह जो संस्कृत के प्राचीन काव्य है उनका अनुकरण पर आधारित है, इसलिए उसमें मौलिकता का समावेश नहीं है। और केशवदास ने सर्वप्रथम शास्त्रीय पद्धति पर रस और अलंकार का निरूपण रसिक प्रिया और कवि प्रिया में किया, किंतु लक्षण ग्रंथों की जो अखंड परंपरा है वो चिंतामणि त्रिपाठी से प्रारंभ होती है। ये कवि रस, रीति, अलंकार, छंद, शब्द शक्ति, काव्य गुण आदि से संबंधित लक्षण ग्रंथों का निर्माण करते थे और चमत्कार प्रदर्शन ही इनके काव्य का लक्ष्य होता था। विभिन्न प्रकार के काव्यांग जैसे रस है, अलंकार है, उनको समझाने के लिए प्रत्येक लक्षण का ये पहले एक वर्णन करते और फिर उसी के अनुरूप उसका एक उदाहरण देते। यह परंपरा लक्षण ग्रंथ उदाहरण परंपरा कहलाई। और रीतिबद्ध काव्य धारा की जो दूसरी प्रमुख प्रवृत्ति है इनके काव्य में वो है काम प्रवृत्ति का स्वच्छंद निरूपण। रीतिबद्ध कवियों ने श्रृंगार को काम प्रवृत्ति का जामा पहनाकर उसे स्वच्छंद रूप प्रदान किया। कवियों ने मात्र आध्यात्मिकता के आवरण में अपनी कविता नहीं की वरन खुलकर नग्न श्रृंगार का चित्रण किया। और रीतिकाल की रीतिबद्ध कविता में प्रेम का एकनिष्ठ और एक रस स्वरूप प्राप्त नहीं होता, बल्कि इन कवियों की कविता में प्रेम का बहिरंग अधिक प्रकट हुआ है।
काम प्रवृत्ति का जो स्वच्छंद निरूपण है वह तत्कालीन दरबारी संस्कृति की देन थी, क्योंकि सभी जो रीतिबद्ध कवि थे विभिन्न राजाओं के दरबार में रहते थे और राजाओं की जो काम प्रवृत्ति थी उसकी संतुष्टि करने के लिए उन्होंने ऐसे ग्रंथ लिखे। तीसरी विशेषता श्रृंगार रस का प्राधान्य। रीतिबद्ध काव्य धारा वाले कवियों ने श्रृंगार को प्रधान रस माना। यद्यपि भूषण जैसे कुछ कवियों ने वीर रस की कविताएं की, किंतु श्रृंगार रीतिबद्ध काव्य धारा की प्रमुख केंद्रीय प्रवृत्ति है। और यहाँ यह बता देना भी आवश्यक है कि इन कवियों ने नारी को श्रृंगार के रूप में इस दृष्टि से देखा कि नारी केवल पुरुष के आकर्षण का केंद्र है और वह सिर्फ एक विलासिता की वस्तु है। मानो रची छवि मूर्ति मोहिनी सिरधर ऐसी बखानत नायिका। तात्पर्य यह है कि रीतिबद्ध कवियों ने नारी को मुक्त विलास का एक उपकरण मात्र माना है और इन कवियों की इस प्रकार की प्रवृत्ति को आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने उनकी रुग्ण भावना का द्योतक माना है। श्रृंगार के साथ साथ रीतिबद्ध कवियों ने वीर रस में भी कविताएं लिखी। मराठा के वीर छत्रपति शिवाजी का यशोगान और उनकी वीरता का गीत गाने वाले भूषण ने अपनी कविता में एक एक शब्द को वीर रस से आपूरित कर दिया है। अर्थात जो रीतिबद्ध में लगभग जो श्रृंगार की कविताएं लिखी गई, लेकिन कुछ एक कवि जैसे भूषण उन्होंने वीर रस से आपूर्त कविताओं की रचना की। इसका एक उदाहरण भूषण का अपने उदाहरण लिख सकते हैं इसमें। दावा द्रुम दंड पर चीता मृग झुंड पर भूषण वितुंड पर जैसे मृग राज है तेज तमंस पर काने जिमी कंस पर त्यों मलेच वंश पर शेर शिवराज। इसी प्रकार केशवदास मतीराम मान श्रीधर सदानंद आदि कवियों ने भी वीरस की श्रेष्ठ कविताएं उस समय लिखी। अतः यह स्पष्ट है कि रीतिबद्ध कविताओं की प्रमुख प्रवृत्ति श्रृंगार रही हो, लेकिन कहीं कहीं वीर रस की कविताएं भी देखने को मिल जाती है। चौथी विशेषता है अलंकार का प्राधान्य, या यूं कह सकते हैं कि जो अलंकरण की प्रवृत्ति है उसका प्राधान्य। रीतिबद्ध कवियों की कविता का मुख्य विषय श्रृंगार होने के कारण इन्होंने काव्य में अलंकारों के आधिक्य पर बल दिया है। उपमानों और प्रतीकों का प्रचुर प्रयोग रीतिबद्ध कवियों की कविताओं में पाया जाता है। अलंकार प्रधान ग्रंथों में केशव की कविप्रिया, महाराजा जसवंश का भाषाभूषण और मतीराम का ललित ललाम और महाराजा राम सिंह का अलंकार दर्पण प्रस्तुत है। मतलब एक दरबारी संस्कृति में पोषित कवियों ने एक चमत्कार पैदा करना और अपनी एक विद्वता का परिचय देने के लिए अलंकरण की प्रवृत्ति को अपनाया। अर्थात कविता में तरह तरह के अलंकारों का प्रयोग करना और फिर उनका लक्षण और उदाहरण के रूप में वर्णन करके अपने आचार्यत्व प्रदान करना इस युग की कविता का प्रमुख है, इस युग की प्रमुख विशेषता रही है। कला पक्ष के संदर्भ में अगर रीतिबद्ध कविताएं देखें तो प्रबंध जैसे रामचंद्रिका को छोड़कर लगभग मुक्तक शैली का प्रयोग, जिसमें दोहा सोरठा कवित जैसे छंदों को अपनाना, प्रकृति के आलम्बन और उद्दीपन दोनों रूपों के चित्रण के रूप में रीतिबद्ध कवियों की प्रमुख प्रवृत्तियां रही है। कला पक्ष में इनकी अगर भाषा देखें तो ब्रज भाषा का प्राधान्य रहा है। इस काव्यधारा की प्रमुख भाषा ब्रज भाषा रही है। भक्ति काल में जो भाषा उत्कर्ष पर थी, अब उसने चरम उत्कर्ष की स्थिति प्राप्त की। और जो कलात्मक सौंदर्य देखने को मिलता है ब्रज भाषा में, उसका शीर्ष इस तरह में रीतिकाल में दिखाई देता है। और रीतिबद्ध कविताएं हैं वो भी ब्रज भाषा में लिखी गई है, जहाँ इनका
अब दोष क्या है? रीतिबद्ध काव्य धारा के प्रमुख दोष है, प्रमुख कमियां हैं, अगर उसका हम अध्ययन करें तो सबसे पहले आता है इसमें मौलिकता का अभाव। रीतिबद्ध काव्य धारा के कवियों में मौलिकता का नितांत अभाव है। वस्तुतः इस काव्य धारा के कवियों में जो लक्षण ग्रंथ लिखे हैं वे अधिकांश संस्कृत काव्य शास्त्रीय नियमों की नकल मात्र लगते हैं, और लगभग सभी कवि जो रीतिबद्ध काव्य धारा से जुड़े हैं उन्होंने श्रृंगार क्षेत्र के सीमित क्षेत्र को अपने काव्य का विषय बनाया, और उनके काव्य विषय, भाषा, शैली, हर दृष्टि से काव्य में एक रूपता आ गई है। तो कुल मिलाकर मौलिकता का अभाव रीतिबद्ध काव्य धारा का प्रमुख दोष माना जाता है। एक है स्वाभाविकता से दूर। रीतिबद्ध कवि काव्य में चमत्कार लाने के मोह में ऐसे फंसे हैं कि उनकी कविता जीवन की वास्तविकता से दूर हो चली, और ऐसे ऐसे वर्णन रीतिबद्ध कविताओं में पढ़ने को मिलते हैं इस पर सहसा विश्वास नहीं होता। मतलब इनकी कविताएं वो स्वाभाविक नहीं, सहज नहीं है, वो सिर्फ चमत्कार पैदा करने के लिए और दरबारों की कामुक संतुष्टि के लिए रची गई कविताएं हैं। दरबारी संस्कृति का प्रभाव। रीतिबद्ध कविताएं जनजीवन से जुड़ी हुई नहीं है, अब पूर्ण राज्याश्रय में लिखी जाकर आश्रयदाताओं राजाओं की विलासिता का साधन बन गई है। अतः राज दरबारों की दीवारों को लांघकर जनजीवन की अभिव्यक्ति करने में कविता बिल्कुल असफल रही। वैसे भी लक्षण ग्रंथों और काव्यांगों के विविध विवेचनों से आम जीवन का क्या जुड़ाव। अतः रीतिबद्ध कवियों की कविताएं मात्र आचार्यत्व का प्रदर्शन बनकर रही, और उसमें अनुभूति का नितांत अभाव है, सिर्फ दरबारों तक सीमित रही। उन्होंने दरबार की जो कामुक तुष्टि था उनका संतुष्ट किया, और कवियों ने अपने स्वाभाविक जो कविताएं थी उनका विवरण न देकर सिर्फ चमत्कार प्रदर्शन तक अपनी कविताएं सीमित रखी। तो ये रीतिकाल की जो रीतिबद्ध काव्य धारा है उसकी प्रमुख प्रवृत्तियां और उनके प्रमुख दोष का जो हमने विवरण किया है, परीक्षा की दृष्टि से ये टॉपिक थोड़ा महत्वपूर्ण है, और इसके जो प्रिंट PDF नोट्स है वो आपके व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दिए जाएंगे। अगले वीडियो में हम जो अन्य धाराएं हैं जैसे रीति सिद्ध और रीति मुक्त और रीति तर, उनकी प्रमुख प्रवृत्तियों का अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।